हेलो गाइस। सो थर्मोडायनेमिक में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी। अभी आप बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के टाइम। बट गाइस अभी हमको थर्मोडायनेमिक्स में एक आने वाली जो क्वांटिटी है जिसे हम लोग एंथैल्पी बोलने वाले हैं, उस एंथैल्पी के लिए हम लोगों को इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले जो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी देखा था वहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें एकदम डिटेल में नहीं दिखी थी। आज हम लोग इंटरनल एनर्जी को डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है इंटरनल एनर्जी, ताकि हमें आने वाली जो एंथैल्पी क्वांटिटी है वो समझ सके। तो गाइस अभी थर्मोडायनेमिक में हम लोग सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम मान लो हम लोगों ने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट उठा लिया था, या तो फिर आप लोग प्रेशर कुकर उठा लो। ठीक है, मान लो गाइस ये आपका प्रेशर कुकर है और इसको आपको स्टडी करना है, इसके आपको स्टडी करना है। तो अपने लिए तो ये हो गया सिस्टम। अभी गाइस सिस्टम में कुछ ना कुछ तो मैटर होता है। जैसे आप प्रेशर कुकर में, आपके घर में अगर आप प्रेशर कुकर लगाओगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, एटलीस्ट एयर तो होगा, कुछ ना कुछ तो मैटर होगा ना गाइस। अब ये मैटर एटम से बना हुआ है, या तो आयन से बना होगा या तो मॉलिक्यूल से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा ना मैटर। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल की मोशन के वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, उन छोटे छोटे पार्टिकल की पोजीशन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। इन सारे एनर्जी को मिला के जो एनर्जी होती है गाइस, उस एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट हम लोग आज सारे एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं, जितने कितने पॉसिबल एनर्जी हो सकती है सिस्टम के अंदर। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन और मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होगा उस एनर्जी को गाइज हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग मोशन की वजह से एनर्जी डिस्कस कर डालेंगे। तो मान लो गाइज आपके फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, पूरे साइंस में कोई भी चीज़ जब मोशन में होंगी तब उसको उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बट अगर आप ध्यान दो, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मान लो हम लोग एक कंटेनर में पानी भर देते हैं। अभी अगर हम लोग पानी को देखेंगे तो लिक्विड स्टेट में, तो हम लोगों को पानी ऐसा रुका हुआ दिखता है। जैसे जैसे गाइस हम लोग पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे मॉलिक्यूल का मूवमेंट बढ़ जाता है, पानी इधर उधर भागता है। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब ठंडी के सीजन में हम लोग पानी गर्म करते हैं ना, तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व होता है। तो हमें उससे ये बात पता चलती है कि अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाती है। उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग फिर से एक एग्जांपल देते हैं। मान लो गाइस आप मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आपने मेरे बॉडी का हाथ लगा के मेरा बॉडी का टेम्परेचर देख लिया जो आपको नॉर्मल लगा। अभी गाइस मैं मान लो 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, रनिंग करता हूँ 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर दौड़ते टाइम मैं तो मोशन में हूँ। 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद अगर आप मुझे मेरे बॉडी को हाथ लगाओगे तो मेरी बॉडी थोड़ी गर्म हो गई होगी। क्यों गाइस? क्योंकि जब कभी आप मोशन में होते हो तो उस मोशन की वजह से गाइस आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। या तो फिर आप उल्टा बोल सकते हो, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी मोशन बढ़ जाती है। तो इसीलिए मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं। बट ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो मोशन है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी बोल देंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो चलो आओ हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं। ठीक है ना गाइज? तो हम लोग अभी सारे प्रकार के मोशन डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहले गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, कि आपके सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल मोशन करता होगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन कैसा? मान लो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, स्ट्रेट यहाँ से यहाँ गया, ये हो जाएगा ट्रांसलेशन मोशन। मतलब ऐसा ऐसा किधर भी रैंडमली मॉलिक्यूल घूम रहा है। तो आपके सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है वो अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको हम लोग ट्रांसलेशनल एनर्जी बोल देंगे कि चलो सिस्टम में ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ओके गाइज, बट अभी ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। अगर गैस होगा तो गाइस गैस में मॉलिक्यूल रैंडमली इधर उधर मूव कर सकता है, बट सॉलिड और लिक्विड में तो ये पॉसिबल नहीं ना। तो ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ये लिक्विड और सॉलिड में एब्सेंट है बट गैस में प्रेजेंट है। तो आपके सिस्टम में अगर गैस होगा
तो डेफिनेटली उसको ट्रांसलेशनल एनर्जी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी, मान लो गाइस अगर आपके सिस्टम सॉलिड है, सॉलिड से बनी हुई है, लिक्विड नहीं, गैस नहीं, सॉलिड से बनी हुई है, तो गाइस सॉलिड में ज़्यादातर हम लोग वाइब्रेशन नोटिस करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर मैंने जोर से हैमर किया तो ये बोर्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब किस प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं, मान लो आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, अभी 2-3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। मान लो ये सोडियम है, आपके पास सोडियम का टुकड़ा है। अब ये सोडियम का टुकड़ा, इसको अगर हम लोग उसका केमिकल फॉर्मूला अगर देखेंगे तो Na है, तो ये मोनो एटॉमिक होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करें H2 तो ये डायटोमिक है। वाटर की बात करें तो ट्राइटोमिक है। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम देखो कितने हैं, वाटर में नंबर ऑफ एटम 3 है तो ये ट्राइटोमिक है। हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ एटम 2 है तो ये डायटोमिक है। NaCl अगर आप देखोगे तो ये भी डायटोमिक है। तो गाइज ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है ये मोनो एटोमिक में कभी प्रेजेंट नहीं होती, ये डाई ट्राई पॉली एटोमिक में प्रेजेंट है। अगर डाई ट्राई टेट्रा ये सारों को हम लोग नाम दे देंगे पॉली एटोमिक। मतलब आसान सी बात है गाइज, अगर आपके सिस्टम में कोई भी जैसे कि आपके जो सिस्टम है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बना होगा ना, जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है आपके सिस्टम में, तो अगर एक हाइड्रोजन गैस देखोगे तो कैसे दिखेगा, H2। मान लो आपके सिस्टम में वाटर है तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, H2O। वैसे कुछ ना कुछ तो केमिकल कंपोजिशन होगा ना आपके सिस्टम का, तो वो केमिकल कंपोजिशन आपका मोनो एटॉमिक नहीं होना चाहिए। अगर मोनो एटॉमिक होगा तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। अभी भाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, इस वाले मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। तो गाइज हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे सिस्टम में ये टाइप की मोशन भी पॉसिबल है, जैसे स्ट्रेचिंग कॉम्प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग कॉम्प्रेसिंग, या तो फिर बेंडिंग, ये वाला भी वाइब्रेशन पॉसिबल है। तो वाइब्रेशन में भी 2 प्रकार है गाइज, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी हो सकता है या तो फिर बेंडिंग वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो ये भी एक प्रकार का मोशन है ना। तो इस वाले मोशन की वजह से जो एनर्जी आने वाला है हमारे सिस्टम में, उसको हम लोगों ने वाइब्रेशनल एनर्जी बोल दिया। ठीक है गाइज। और तीसरा देखो, ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, वाइब्रेशनल मोशन हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि मान लो अगर आपका सिस्टम पॉलीएटॉमिक है, डायटोमिक ट्राइटोमिक, तो उसमें ये वाला मोशन भी पॉसिबल है। जैसे हम लोग H2 हाइड्रोजन उठाएंगे, हाइड्रोजन दिखने में कैसा दिखेगा, H बॉन्ड H। तो गाइज अगर आप एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उठाओगे, मान लो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मान लो ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और इनके बीच में ये बॉन्ड, ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो गाइज ये वाला मॉलिक्यूल इस तरह की मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, चाहे इस तरह की मोशन भी परफॉर्म कर सकता है, मतलब रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। तो आपके सिस्टम में अगर मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक रहा, मोनोएटॉमिक के लिए ये वैलिड नहीं है गाइस। मोनोएटॉमिक किस तरह से करेंगे, तो अगर आपका मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, डाई ट्राई टेट्रा, तो वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकता है। तो आपके सिस्टम में रोटेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी आएंगी उसको हम लोग रोटेशनल एनर्जी बोल देंगे। ठीक है ना गाइस। तो देखो मोशन ये 3 प्रकार के, मोस्टली 3 प्रकार के मोशन हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की एनर्जी हम लोग नोटिस कर सकते हैं अंडर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और अभी चलो ये तो हो गया मोशन के बारे में। अभी हम लोग पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके सिस्टम में पार्टिकल के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग गाइस बोल देंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी के दो प्रकार है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और इंट्रामॉलिक्यूलर। ये देखो क्या होता है, देखिए गाइस अगर किसी भी सब्सटेंस को आप देखोगे, जैसे हम लोग NaCl मान लेते हैं, NaCl, आप जरा ध्यान से देखो गाइस, NaCl में सोडियम ने क्लोरीन को पकड़ के रखा है या तो फिर क्लोरीन ने सोडियम को पकड़ के रखा है। सो गाइस पकड़ के रखने के लिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा ना अपने हमको। तो बेसिकली हमारे सिस्टम में जो मॉलिक्यूल एक में के साथ बाउंड है, पकड़े हुए हैं, उनको वो बाउंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगा। वही एनर्जी होता है गाइस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के 2 प्रकार है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अभी इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं गाइस, मान लो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है देखते हैं गाइस। मान लो ये सब्सटेंस है AB, ठीक है। अब आपके सिस्टम में AB मतलब जो आपके सब्सटेंस है वो तो अरबों खरबों होंगे, लाखों करोड़ों होंगे। जैसे अगर हम लोगों ने मुट्ठी भर हाइड्रोजन गैस उठा लिया तो हाइड्रोजन तो बहुत सारे, H2 तो बहुत है। वैसे हमारे सिस्टम में AB से हमारा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है गाइस। तो अभी मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, AB।
तो देखो गाइस, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वॉन्डरवॉल फोर्स से कनेक्ट होता है, पार्शियल बॉन्ड होता है। तो हमें ये मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल अगर अलग करना होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। तो हमारे सिस्टम में ये प्रकार की एनर्जी भी स्टोर्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। ठीक है, अभी इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी क्या होता है? मान लो अभी हम लोगों ने मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए जो एनर्जी लगा उसको हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर बोल दिया। बट अगर आप मॉलिक्यूल ही उठाओगे, ये मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में जो उसके दो एटम है, जैसे हाइड्रोजन में उसके दो एटम कौन है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। वाटर में उसके एटम कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। उसी तरह आपके सिस्टम में जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में का अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, मतलब दो उस मॉलिक्यूल को अगर आपको आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। मतलब देखो गाइस, मॉलिक्यूल में का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी क्या? मॉलिक्यूल में के जो बॉन्ड ब्रेक करना है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास बीकर में H2 है। अभी ये अगर आप देखोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है थ्रू वॉन डर वाल फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल में का बॉन्ड ब्रेक करना है तो जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। बट अगर आप मॉलिक्यूल उठाओगे H2O, ये मॉलिक्यूल के अंदर का अगर बॉन्ड ब्रेक करना होगा आपको ताकि सारे एटम अलग अलग हो सके, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। तो ये भी एनर्जी आपके सिस्टम में स्टोर्ड होते हैं जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये इनके दो प्रकार। इसके अलावा अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होते हैं गाइस। जैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आती है बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अभी बाइंडिंग एनर्जी क्या? कोई भी सिस्टम एटम से तो बना ही है, ये तो सबको पता है। चाहे वो गैसियस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, हर एक स्टेट में एटम से तो बना हुआ है। अब एटम में अगर आप देखोगे तो सेंटर में कौन होता है गाइस? न्यूक्लियस। और अगल बगल में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? तो गाइस अगर मान लो हम लोग, चलो मान लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की बात कर, चलो या तो फिर मान लो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो प्रोटॉन भी तो 17 है। तो देखो गाइस, इतने कम जगह में 17 प्रोटॉन है। तो मुझे बताओ गाइस, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो 17 प्रोटॉन है, इतने कम जगह में 17 पॉजिटिव चार्ज है। तो गाइस पॉजिटिव तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। रिपल्शन बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर उधर भाग जाएंगे। बट एक्चुअली रियलिटी में तो वो भाग नहीं रहे। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को भी हम लोग बाउंड करके रखे हैं ना, मतलब ये 17 के 17 पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पकड़ के रखे हैं। तो गाइस ये न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए, ये सारे प्रोटॉन को बाउंड करने के लिए एक जगह बाउंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा होगा ना। उस एनर्जी को गाइस हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन बाइंडिंग द न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन जो वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। देखो एटम नहीं घूम रहा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में। तो इलेक्ट्रॉन की ये मोशन की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं। सो गाइस बाय कंसीडरिंग ऑल दिस एनर्जी हम लोगों को मिलती है इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी के बेसिकली 3 पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और अदर फॉर्म। काइनेटिक के हम लोगों ने 3 फॉर्म देख लिए, पोटेंशियल के 3 फॉर्म देख लिए और अदर फॉर्म के 2 फॉर्म देख लिए। तो गाइस ये सारी मिला के जो एनर्जी होती है गाइस, वो होती है हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। इसलिए शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं कि इंटरनल एनर्जी, यू को हम लोग डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी ड्यू टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब काइनेटिक के भी हमारे पास 3 फॉर्म है, पोटेंशियल की भी 2 फॉर्म है और अदर फॉर्म की भी 2 फॉर्म है। ये सारे एनर्जी मिला के जो मिलते हैं वो होती है गाइस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये सारी बातें लर्न तो नहीं करना है, ये जस्ट हम बताने के लिए बोलते हैं, क्योंकि गाइस इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट करना जानते ही नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये पूरा माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, इसको हम लोग हमारी आंखों से नहीं देख सकते और ये चीज़ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो आज तक हम इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करते, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हैं।
वो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंटरनल एनर्जी, हम लोग फर्स्ट लॉ के टाइम पे भी हम लोग ये बात जान लिए थे कि इंटरनल एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो गाइस ये पूरा माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी आप निकाल ही नहीं सकते। और आप अगर अंदाजे के भरोसे पढ़ाई करोगे तो आपके आगे जाके कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएंगे, आपकी स्टडी थोड़ी गलत हो सकती है। इसलिए हम लोग ना तो अंदाज़ा लगाते हैं, ना तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इंटरनल एनर्जी की ज़्यादा स्टडी करते ही नहीं, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें निकालना पॉसिबल ही नहीं है। बट कभी भी इंटरनल एनर्जी हमारे सामने नाम आता है तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसके लिए मैंने आप लोगों को ये पूरा एक व्यू आपके सामने रखा कि ये सारे एनर्जी और इसके अलावा भी और कुछ होगा, इन सारों का कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल एनर्जी। तो आसान भाषा में सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होता है, इन सारे की वजह से उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में अभी देखने वाले एंथैल्पी, और फिर हमको समझेगा कि एंथैल्पी एक्चुअली क्या होता है। आई होप गाइज आपको इंटरनल एनर्जी पूरा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।